अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली एक ऐसी स्टेट थी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ट्रांजिट तौर पर एग्जिस्ट करती थी, और वो एक ऐसी स्टेट थी जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मुकाबले में ज़्यादा थी। उसी लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजिशन स्टेट को एक्टिवेशन एनर्जी के साथ भी रिलेट किया था। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली एक ऐसी एनर्जी थी या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो हमारे पास रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए यूज़ होती थी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता था। तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती थी, जितनी एनर्जी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहा जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारे पास वो दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में उसकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इनमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है, और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन है, बायो में भी यूज़ होती है एक्टिवेशन एनर्जी की आपके पास डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन को सिंपल हम इसी तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनको एक्टिव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और जो एक्टिव हमारे पास स्पीशी होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं और उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी सर्व होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कम से कम जितनी हमें ज़रूरत होती है। डिफरेंट रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हर रिएक्शन में लाजमन उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद होगी। तो हमारे पास वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में इस्तेमाल होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास है उसका ट्रांजिशन स्टेट से ताल्लुक है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट आपके पास है और ये प्रोडक्ट हमारे पास है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर एनर्जी आपके पास शो हो रही है ग्राफ के अंदर, और एक्स एक्सिस के ऊपर रिएक्शन प्रोसेस आपके पास जो है वो शो किया गया है। वाई एक्सिस पर जो एनर्जी शो हो रही है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट है और जो ट्रांजिशन स्टेट है इनके दरमियान आपके पास एक एनर्जी का डिफरेंस मौजूद है, और यही एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि इस रिएक्टेंट को इस पॉइंट तक पहुँचना ज़रूरी है। जब वो इतनी एनर्जी गेन कर लेगा तब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होगा, इसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। जब वो प्रोडक्ट में चेंज आपके पास होता है तो तब वो आपके पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करता है। बाज दफ़ा उसने जितनी एनर्जी गेन की होती है उससे ज़्यादा रिलीज करके वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, जिसको हम फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बाज़ दफ़ा उसने जितनी एनर्जी गेन की होती है उसमें से कुछ एनर्जी लॉस करता है, जिसकी वजह से उसका ग्राफ इस पोजीशन पे रुक सकता है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को हम EN से आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट हमारे पास है, क्योंकि ये बेसिकली एक एनर्जी हमारे पास है तो लाजमन इसका यूनिट जॉल होगा, और हम इसके बड़े यूनिट को यूज़ करने के लिए हम इसको किलो जॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये किलो जॉल पर मोल हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि रिएक्टेंट का एक मोल जो है वो एक मोल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जब चेंज होता है उसमें कितने किलो जॉल एनर्जी यूज़ होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारे पास एक वो एनर्जी थी जो हम ट्रांजिशन जब स्टेट का हमने जो टॉपिक जब हमने पढ़ा था उसमें हमने उसको रिलेट किया था एक्टिवेशन एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी।
यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो कोलिजन के बाद पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, अगर उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आपके पास हो जाती है तो तब आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जितनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्जन से हासिल हुई है वही एक्टिवेशन एनर्जी है और जो उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज कर पाती है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी भी है एक लिहाज से। अगर यहाँ पर भी देखें तो उसकी पोजीशन आपके पास हाई स्टेट पे जा चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी होती भी पोजीशन के लिहाज से हमारे पास है और काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। तो मोशन की वजह से कोलिजन हुई और उसकी वजह से ये प्रोडक्ट बना और ये आपके पास एक ट्रांजिट आपके पास स्टेट बनी है जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी हम कहते हैं, जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी यूज हुई है उसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है वो किलो जॉल पर मोल हमारे पास होगा। नेक्स्ट अभी हम इसके आपके पास एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास एक बैरर होता है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, यानी कि हमारे पास एक जो रिएक्टेंट है अगर उसको एक डिज़ायर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसको इस आपके पास बैरर को या आपके पास इस हार्डनेस को लाजमन क्रॉस करना होगा। जब वो इस हार्डनेस को क्रॉस करेगा तो तब ही वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी ग्राफ में देखें ये रिएक्टेंट की एनर्जी इस वक्त इस स्टेट पर है और अगर ये रिएक्टेंट इस पोजीशन तक भी पहुंचता है, अपनी एनर्जी गेन करता है, तो तब भी किसी भी सूरत में ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास इसका जो बैरर है वो ये पॉइंट आपके पास है। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा इसके बाद उसके प्रोडक्ट में चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो इजीली प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं उसका प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करे, इसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक एनर्जी बैरर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो आपके पास एक डिफरेंस है उनका एक दूसरे में चेंज होने के लिए वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास है। जब रिएक्टेंट इसको क्रॉस करेंगे इस बैरर को तब वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, अदरवाइज वो चेंज नहीं होंगे। अगर वो आपके पास जो है उससे पहुंचने से पहले तक उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने से पहले पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ यहाँ तक गेन होती है, तो तब वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, वो दोबारा आपके पास रीब्रेक हो जाएगा, वापस वो अपने रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। जो बॉन्ड उस वक्त ब्रेक हो रहे थे वो दोबारा वापस बन जाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे बॉन्डिंग हमारे पास। इसकी कॉमन एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक बॉल आपके पास हो और आपने एक हिल टाइप आपने एक रेजिस्टेंस बनाई हो और उस बॉल को उस रेजिस्टेंस तक पहुंचाने से पहले यहीं पर अगर आप उसको छोड़ देंगे तो किसी सूरत में वो इसको क्रॉस नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर आप छोड़ेंगे वो दोबारा नीचे गिर जाएगी, वापस आ जाएगी। जब तक आप इस बैरर को क्रॉस नहीं कराएंगे बॉल को तो बॉल ये नीचे की तरफ नहीं आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, रिएक्टेंट भी जब तक इस बैरर को क्रॉस नहीं करेंगे तो तब तक वो प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं हो सकते हैं। तो इस लिहाज से एक चीज़ ये हुई कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक एनर्जी बैरर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज़्यादा आपके पास होगी। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस की तरफ जाते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास क्या प्रोसेस हो सकता है और उसमें किस तरह का चेंज हो सकता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास है, यहाँ पर अगर आप देखें एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेयर की तरफ हीट जो है यानी कि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो इस केस के अंदर जो है वो रिएक्टेंट जो है आपके पास उसको कम एनर्जी की आपके पास ज़रूरत होती है एक्टिवेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसकी पहले से ही एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व आपके पास हो जाएगी और वो हो जाएगी इंथैल्पी। आपके पास इंथैल्पी जो हमारे पास है वो बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं।
तो एंथैल्पी को डेल एच से हम शो करते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस मौजूद है उसको एंथैल्पी कहेंगे। और एंथैल्पी रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन में चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू यही रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हमारे पास आएगा। यानी कि आपके पास इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना आसान है। किस लिए आसान है? क्योंकि वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की कम ज़रूरत है। और इसी केस को रिवर्स करने के लिए ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको रिएक्टेंट में चेंज करते हैं तो उसके लिए लाजमन आपके पास उसको जो एनर्जी गेन करनी होगी वो ज़्यादा गेन करनी होगी। और आपके पास प्रोडक्ट अगर चेंज होता है रिएक्टेंट में तो उसको ये एनर्जी ज़रूरत होगी, जो ये मैंने लाइन यहाँ पर एक लिहाज से ड्रा की है। अगर वो इतनी एनर्जी गेन करेगा तो तब ही वो रिएक्टेंट में वापस चेंज होगा। तो प्रोडक्ट की रिवर्स रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, आपके पास उसमें कम एनर्जी की ज़रूरत आपके पास होगी। तो इस लिहाज से रिवर्स और फॉरवर्ड की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा। वो यहाँ से ग्राफ से भी शो हो रहा है कि रिएक्टेंट को कम एनर्जी की ज़रूरत है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में चेंज होने के लिए, जबकि प्रोडक्ट को अगर रिवर्स करना है आपने तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर होगी। तो ये तो एक्सोथर्मिक आता है। लेकिन दोनों केस के अंदर एक चीज़ ये पॉइंट ज़हन में होना चाहिए कि दोनों केस में रिवर्स या फॉरवर्ड अगर आपके पास होता है, इसमें डेल एच की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि डेल एच जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस है एनर्जी का, ना कि एक्टिवेशन एनर्जी से उसका कोई ताल्लुक है हमारे पास। फिर हमारे पास आपके पास रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास जो है एक लिहाज से उसमें एनर्जी जो है आपके पास गेन करते हैं, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो जब वो इंक्रीज करते हैं तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास एक लिहाज से मौजूद है। तो रिएक्टेंट जब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेंगे, जो साथ आपके पास एरो भी मौजूद है, तब वो आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होंगे और उसके बाद वो फिर आगे प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरो का जो निशान यहाँ पर ये मौजूद है, तो ये एरो का निशान इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है किसके मुकाबले में, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में चेंज होने के मुकाबले में। यानी कि रिवर्स रिएक्शन में कम एनर्जी की ज़रूरत है। रिवर्स रिएक्शन में जो हमें ज़रूरत है वो टोटल 40 किलो जूल आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरत है। यानी कि 40 किलो जूल एनर्जी अगर प्रोडक्ट गेन करता है इसी ग्राफ के मुताबिक, तब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा और उसके बाद आपके पास वो रिएक्टेंट में वापस आ जाएगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी ज़रूरत है? 140 किलो जूल पर मोल। यानी कि आपके पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जब वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा तो तभी वो आपके पास प्रोडक्ट में चेंज होगा। किस केस में? एंडोथर्मिक के केस में, क्योंकि एंडोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इस केस में भी आपके पास एंथैल्पी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो, एंथैल्पी की वैल्यू यही रहेगी जो कि 100 किलो जूल पर मोल आपके पास है, उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन को भी हमने लाजमन डिस्कस करना है एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से कि किस में एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी और किस में कम एनर्जी कंज्यूम आपके पास होगी। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए चीज़ें। तो हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक्सोथर्मिक में रिवर्स में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम ज़रूरत होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी तो वहाँ पर उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट भी इसमें और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपके पास है, तो उसमें क्या क्या आपके पास कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो ऐसा रिएक्शंस आपके पास हो जो रिवर्स हो या आपके पास फॉरवर्ड हो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, वो किसको फेवर करते हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक्सोथर्मिक जो हमारे पास है वो फॉरवर्ड को फेवर करता है और एंडोथर्मिक जो हमारे पास होता है वो रिवर्स को फेवर करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एक और पॉइंट भी आपके पास इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो फास्ट रिएक्शन होगा तो लाजमन उसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो इसलिए वो फास्ट होगा क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में उसमें ज़्यादा हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है। और स्लो रिएक्शन वो होगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी कि उसको एक्टिव करने के लिए वो मैक्सिमम एनर्जी गेन करेंगे तो तभी वो एक्टिव हो पाएंगे, अदरवाइज वो एक्टिव
नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, इसका यूनिट आपके पास क्या होता है। और फिर हमारे पास इसके जो दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपके पास जो प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक में रिवर्स में और फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है, किस में ज़्यादा है किस में कम है, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और एंडोथर्मिक में भी इसी चीज़ को डिस्कस किया। और इसी के साथ हमने एक पॉइंट ये भी आपके पास डिस्कस हम करते हैं कि एक्सोथर्मिक जो है वो फॉरवर्ड को फेवर करता है और एंडोथर्मिक रिवर्स को फेवर करते हैं। क्यों करते हैं वो हम पीछे ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। फिर स्लो और फास्ट रिएक्शन में कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है और कौन सी कम होती है, तो उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप व्हाट्सएप में इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। थैंक्स।